गुड मॉर्निंग एनएससीएन। आप सभी का एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 11 बज चुके हैं। आज का रूटीन आप लोगों ने देख चुका होगा और जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक भी आप देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक तो अभी बदल नहीं रहा है, क्योंकि टॉपिक सेम चलता है। प्लेटफॉर्म जीके अभी लगातार आपके सामने लाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म जीके, और इसको जो है आप लोग लगातार क्लास कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का होमवर्क पहले बता दिया जाता है और आप लोग सभी पढ़ के आते हैं, ये बहुत ही अच्छा बात है। चलिए कि सब कोई पढ़ के आते हैं और ये आपका क्लास करते हैं, अपना क्लास करते हैं, ठीक है। सबका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छा से आता है, ठीक ना दोस्तों। चलिए आप सभी जो है जितना जल्दी हो हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारा क्लास जो है लाइव हो चुका है। चलिए फटाफट आप लोग लाइव हो जाएं, हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए मज़ा तभी आएगा जब आप पढ़े हुए रहेंगे। यदि नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो लगेगा कि कब का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, बहुत टफ है, ऐसा लगेगा। इसलिए जो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को कंप्लीट करके आइए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। लगेगा कि नहीं ये वाला याद है, या तो कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि लगेगा अरे ये वाला क्या था आंसर, क्या था आंसर, इस तरह का यदि आप लोग सोचने लगें इसका मतलब आपको याद हो रहा है, ठीक ना। इसलिए जो है आप लोग हमेशा होमवर्क करके आएँ, तैयार रहें हमारे क्लास के लिए। सबको होमवर्क दे दिया जाता है पहले से ही, ठीक है दोस्तों। चलिए सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? वो कौन सा व्यक्ति था जो कि 20 मिलियन डॉलर खर्च किया था और 8 दिन जो है ऑर्बिट में रहा था? 8 दिन ऑर्बिट में रहा था, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, आंसर सबका आ रहा है, आंसर देख लीजिए। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके जो है ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला जो पहला अंतरिक्ष यात्री था उसका नाम है डेनिस टिट्टो, ठीक है दोस्तों। पहला अंतरिक्ष यात्री था, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, यात्री मतलब वहाँ घूमने गया था, सैर करने गया था, वही का नाम है डेनिस टिट्टो, ठीक है। पहले भी पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को। वो जो है एक आपका बिजनेसमैन है, यूएसए का एक बिजनेसमैन है, पूंजीपति आदमी है, धनवान आदमी है, और वही जो है सबसे पहले जो है घूमने के लिए गया था अंतरिक्ष में और 8 दिन तक रहा था। 20 मिलियन डॉलर खर्च किया था वो उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम क्या है? चलिए ठीक है, आप लोग जान लीजिए, यूरी गागरिन, ठीक है। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। भारत की ओर से अंतरिक्ष यात्री जो सबसे पहला था, अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था, उनका नाम है राकेश शर्मा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है? चलिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है, ये 3 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। ये तीनों को आप लोग बहुत अच्छे से जान लेंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम क्या है ये बता दीजिए। चलिए आप लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आंसर देखिए अब। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम क्या है दोस्तों? विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम है, एक सेकंड थोड़ा सा रुके। चलिए एपीजे अब्दुल कलाम जो आपको दिख रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम है भारतीय मिसाइल के जनक है, ठीक है। भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम जो हुआ है वो एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है दोस्तों। और एक और है परमाणु कार्यक्रम, परमाणु एटॉमिक कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। भारत में यदि परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है उनका नाम क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और मिसाइल कार्यक्रम का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और अंतरिक्ष कार्यक्रम का डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव में बदल जाती है? चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए बताइए।
चलिए बताइए, फटाफट बताइए, वो कौन सा अधातु है जो कि कमरे के तापमान में जो है द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में बदल जाता है या तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका नाम बताना है। चलिए आंसर देख लीजिए, सबका आंसर आ भी चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो है ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? ब्रोमीन है, और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ओके, तो पारा क्या है? चलिए, ब्रोमीन आप लोग को बता दिए कि एकमात्र अधातु है, तो पारा किस लिए फेमस है? पारा किस लिए फेमस है ये बताइए। चलिए सही है। पारा किस लिए फेमस है दोस्तों? वो एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। धातु और अधातु अलग होता है। जहाँ पर अधातु पूछेगा, एक सेकेंड, जहाँ पर अधातु पूछेगा वहाँ पर होगा ब्रोमीन। ठीक है, और जहाँ पर धातु पूछेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है कमरे के तापमान में, तो वो कौन सा है दोस्तों? आपका पारा है। ठीक है, और कमरे का तापमान कितना होता है ये चीज़ आप लोग भी जान लीजिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कमरे का तापमान। ठीक है, एक कमरे का अनुकूलन तापमान जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, जब कंप्यूटर को जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होने लगता है ऑटोमेटिक, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, उस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या होता है? वही इसका क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या होता है? चलिए ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, वो है बूटिंग। ठीक है दोस्तों, बूटिंग, बूटिंग बिल्कुल सही है। ओके, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहला काम बूटिंग का ही होता है। जितना भी फंक्शन है वो सारा चीज़ को चेक करता है कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सारा फंक्शन को चेक करता है और उसी प्रक्रिया को जो है बूटिंग कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वो कौन सा यौगिक है जो कि गुर्दे की पथरी का निर्माण करने का सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? गुर्दे मतलब किडनी में जो है, किडनी में पथरी मतलब स्टोन बनाता है, वो कौन सा यौगिक है, कौन सा एलॉय है जिसमें किडनी में जो है आपका एक स्टोन का निर्माण करता है या तो पथरी का निर्माण करता है, तो किसके कारण होता है? कौन सा यौगिक है वो, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है, उस यौगिक का नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि गुर्दे में या तो किडनी में जो है पथरी का स्टोन का निर्माण करता है, इसी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके फट जाने से जो है आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। यदि ये स्टोन फट गया किडनी में, यदि फट गया तो उनके कारण जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया था? 2008 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? और जहाँ पर ये ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन 2008 में, उस समय एक नया स्टेडियम बनाया गया था जिसका नाम है वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम, तो वो किस देश में बनाया गया था? चलिए, बहुत ही अच्छा सा आंसर है। चलिए आंसर देख लीजिए, वो है चाइना। ठीक है, और चाइना के बीजिंग में ही जो है 2008 का ओलंपिक हुआ था, और 2012 का ओलंपिक लंदन में हुआ था, 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2020 में टोक्यो में होने वाला है। अब कब होगा नहीं होगा इसका कोई अभी खोज खबर नहीं है। ठीक है, 2020 में टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? वो कौन सा भारतीय व्यक्ति है जो कि 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ जीता है? काफ़ी फेमस व्यक्ति है, बताइए। चलिए ठीक है, सही आंसर आ रहा है सबका, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है एक अभियान चलाया जाता है, एक आंदोलन चलाया जाता है, और उसके जनक भी माने जाते हैं, उस आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं कैलाश सत्यार्थी। उस आंदोलन का नाम क्या है? तो उस आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से हम क्लास ले रहे हैं। सो वो क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कैलाश सत्यार्थी हैं। ओके,
और 2014 में जो आपका शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ एक व्यक्ति और मिला था जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, और वो पाकिस्तान की रहने वाली है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज की कौन सी वो गोटी सीधी चलती है किंतु वो तिरछी मारती है? शतरंज का वो कौन सा चाल होता है, कौन सा वो मतलब गोटी होता है जो चलेगा सीधा लेकिन मारेगा वो सीधा, सीधा काटता है किसी चीज़ को, काटेगा वो तिरछा, चलेगा सीधा, कौन है वो? चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबको आता है, सब कोई शतरंज खेलते हैं। उसका नाम क्या है? प्यादा, जिसको सैनिक बोला जाता है। ठीक है, जिसको सैनिक बोला जाता है वही है। ठीक है, प्यादा। ये जो है चलेगा सीधा लेकिन कैसा काटता है? तिरछा काटता है। और बताइए, ये चीज़ भी आप लोग को पता होना चाहिए कि शतरंज की जो शुरुआत हुई है वो हमारे भारत से ही हुई है। और शतरंज का जो टोटल स्क्वायर बना होता है, जो घर बना होता है, वो कितना होता है? 64 होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। 2015 में वो कौन सा ग्रह है जहाँ पर पानी की संभावना को, पानी है इस चीज़ का पता लगाया गया था, ग्लेशियर की खोज की गई थी कि वहाँ पर पानी है, तो वो कौन सा ग्रह था? 2015 में इसकी खोज की गई थी। चलिए बताइए, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो है मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स, मार्स को बोला जाता है मंगल ग्रह। और मार्स ग्रह में, मंगल ग्रह में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मार्स ग्रह में क्या है? मीथेन गैस पाई जाती है। और मंगल ग्रह में मनुष्य के रहने के योग्य जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, वहाँ पर वैसा वातावरण मिल रहा है जिसके कारण से मंगलयान या कौन कौन सा यान छोड़ा जा रहा है ताकि लोग वहाँ पर जाके रहें, पहले सारा कुछ पता लगाया जाए। ठीक है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, ये बताना है। किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका ट्रेडमार्क है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। यूनिक्स जो है किसका ट्रेडमार्क है, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए, वो है बेल लेबोरेटरीज़ का। ठीक है, बेल लेबोरेटरीज़ का जो है ट्रेडमार्क है यूनिक। ठीक है, यूनिक्स जो है आपका किसका है? बेल लेबोरेटरीज़ का ट्रेडमार्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया था? 2015 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने जो है उत्सर्जन प्रक्रिया में, उसके उत्पादन प्रक्रिया में कुछ डेटा का जो है हेरफेर कर दिया था, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो सीईओ है, जिनका नाम है मार्टिन विंटरकॉर्न, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो वो कौन सी कंपनी थी जिस कंपनी का डेटा जो है हेरफेर किया गया था 2015 में? वो कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए, उसका आंसर है वॉक्सवैगन। ठीक है दोस्तों, वॉक्सवैगन कंपनी के जो सीईओ थे, जिनका नाम है मार्टिन विंटरकॉर्न, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि 2015 में इन्होंने डेटा का कुछ जो है हेरफेर कर दिया था, जिसके कारण से इनको देना पड़ा था। ठीक है, और फॉक्सवैगन एक है, फॉक्सवैगन जर्मनी की कंपनी है, और एक फोर्ड है जो कि यूएसए की कंपनी है। और फोर्ड 2000 जो है सबसे पहला जो कार आविष्कार किया गया था 1903 ईस्वी में किया गया था। टोयोटा जो है जापान की कंपनी है, और जनरल मोटर्स यूएसए की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा था, वो सब आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। कौन से स्टेट में पाया जाता है सफ़ेद रेगिस्तान? चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया। आप लोग अपना स्कोर भी लास्ट में लिखेंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा हम अपना होमवर्क करके रहें, होमवर्क जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, होमवर्क को कभी ढीला ना होने दें, अपना तैयारी कभी ख़राब ना होने दें, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम ले आप लोग ये सोच के पढ़ें कि जब भी एग्ज़ाम ले मेरा सिलेक्शन होगा, इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा भी ढील करते हैं तो ये आपके लिए जो है
और जो दोस्त लोग आपका तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके कंपटीटर हैं, वो लोग आपसे आपके आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप अपना जो तैयारी है कभी ना छोड़ें। प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 सेट डेली बनाएं और उसके अलावा जीके पढ़ें, साइंस पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें। ये 3 पोर्शन को 1-1 घंटा टाइम देके आप कभी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल और साइंस, तीनों पोर्शन को आपको डेली पढ़ना है। उसके अलावा आपको सेट बनाना है। सेट में आपको मैथ रीजनिंग भी मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि मैथ्स का कोई पोर्शन ख़राब है तो आप RS अग्रवाल के द्वारा जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या तो अनअकैडमी में सर पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी जो आपका मैथ्स बताया गया है वो ज़्यादातर मैथ्स आपका रेलवे में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप उस चीज़ को भी देख के सीख सकते हैं। अनअकैडमी में जो सर मैथ्स पढ़ाए हैं वो ज़्यादातर मैथ्स आपका रेलवे में आने लायक जैसा क्वेश्चन है, तो वो सारा क्वेश्चन को आप नोट्स बना के आप अपने कॉपी में रख लें और उसी को बार बार बनाएं। तो हमको नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा हार्ड मैथ आपका रेलवे में पूछता है। इसलिए आप लोग डेली ये काम को किया करें। करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल जीके और साइंस, ये 3 पोर्शन डेली 1-1 घंटा का टाइम बांध लें। कभी 1 घंटा से 1.5 घंटा तक आप लोग इस करके एक सब्जेक्ट को पढ़ें और एक सेट बनाएं। 1 सेट या 2 सेट जितना हो पाता है दिन भर में बनाएं। और उसके अलावा यदि आपका मैथ का कोई पोर्शन वीक है तो उस चीज़ को आप अलग से बनाते रहें। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो बैंकिंग का या SSC का रीजनिंग बनाया है उसके लिए सारा कुछ बहुत आसानी से चलेगा, बहुत ईजी होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अब आंसर देख लिए आप लोग। यह है गुजरात। सफ़ेद रेगिस्तान किसको बोला जाता है दोस्तों? गुजरात को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश को आवृत्ति सबसे कम होती है? वो कौन सा प्रकाश है, कौन सा लाइट है जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होती है? ये आपको बताना है। किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? चलिए सही है, बिल्कुल सही। देख लीजिए लाल। ठीक है दोस्तों, लाल रंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो सबसे कम होता है। लेकिन यदि पूछेगा तरंग दैर्घ्य किसका सबसे कम होता है तो वो आपका बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। और आवृत्ति किसका कम होता है? लाल का। तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल का। ठीक ना, किसका सबसे कम होता है? तो बैंगनी का। दोनों चीज़ अलग अलग बात है, दोनों चीज़ को याद रखिएगा, दोनों आता है एग्जाम में। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है किसका? लाल का। और कम किसका होता है? बैंगनी का। और आवृत्ति सबसे कम होती है किसका? लाल का। और आवृत्ति किसका सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी का। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो वर्णक्रम 7 रंग में जो विभाजित होता है, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, इस चीज़ को सबसे पहले जो है 1686 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा देखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा विबज्योर तैयार होता है, जो हमारा इंद्रधनुष तैयार होता है, ठीक है, बेनी या पिनाला जिसको बोलते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, उसमें कौन देखा था सबसे पहले? न्यूटन ने। 1686 ईस्वी में, 1666 में न्यूटन के द्वारा देखा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ये बताइए, किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21A में? ये आपको बताना है। आर्टिकल 21A में किसका उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार। ओके, आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार, ये आपको जो है लिखित किया गया भारतीय संविधान में। इसके अलावा भी आप लोग जान लीजिए, आर्टिकल 25 जो है वो शिक्षा देने का निर्देश बताता है। आर्टिकल जो 25 है वो शिक्षा देने के लिए अनिवार्यता को बताया गया है, निर्देश दिया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाता है। 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, आर्टिकल 45 के तहत क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है? आर्टिकल 45 में 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे होते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य देने का जो है बात किया गया है। फिर है एक आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या किया गया है, उसमें 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसमें क्या किया गया था कि 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 तक के बच्चे हैं, उसको प्राथमिक शिक्षा देना है, ये अनिवार्य किया गया था। किसके लिए? अभिभावक के लिए। सभी अभिभावकों के लिए अनिवार्य किया गया था कि जो 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों,
अभिभावकों के लिए जब आएगा तो आर्टिकल 51, और प्राथमिक शिक्षा ज़रूरी है 6 से लेकर 14 तक, उसके लिए आर्टिकल 45, और शिक्षा का अधिकार जो है वो आता है आपका आर्टिकल 21। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल गया। अगला, संविधान के अनुसार जो है तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या है ये आपको बताना है। ये आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार टेस्ट में भी आ चुका है आप लोग का। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बताइए आप फटाफट। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर आने लगा है 3:2। ठीक है दोस्तों, 3:2 आपका अनुपात क्या होता है, 3:2 में होता है जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा बात आपको जान लीजिए कि जो तिरंगा झंडा में जो चक्र होता है, अशोक चक्र जो होता है, वो कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से लिया गया था, सारनाथ से। और अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए वेरी गुड। और झंडा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, सबसे पहला जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम है जेपी कृपलानी। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा स्वीकार किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपका जो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा में हमारे तिरंगा झंडा को जो है क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ओके, 22 जुलाई 1947 को। और सबसे पहला जो है भारत का झंडा विदेश में जो फहराया गया था, विदेश में जो फहराया गया था, इस चीज़ को भी याद रखना है। सबसे पहला तिरंगा झंडा विदेश में कब फहराया गया था, तो वो फहराया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में सबसे पहला हमारा भारतीय तिरंगा जो है आपका कहाँ पर फहराया गया था, विदेश में फहराया गया था। और किनके द्वारा, उनका नाम है मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में विदेश में झंडा फहराया गया था। भारत का झंडा विदेश में फहराया गया था 1907 में। और किनके द्वारा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। और भारतीय संविधान ने कब इसको स्वीकार किया था, इस तिरंगे झंडे को, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो पुरुष में थे उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए ये चीज़ आपको सबको याद होगा। और महिलाओं में यदि पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के लिए जो है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है। चलिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए वो कितना है दोस्तों, 208। नवजात जो शिशु होते हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 208 हड्डियां होती है। चलिए ये सबको पढ़ा है। जो वयस्क पुरुष जो होते हैं, वयस्क मनुष्य जो होते हैं, जो आपका मतलब जो बड़े मतलब जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, युवा वर्ग के जितने भी होते हैं, बड़े होने के बाद जो है 2 हड्डियाँ घट जाती हैं और वो 206 हो जाता है। ठीक है, और ये जो हड्डी में जो है मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी का नाम जो कान में पाया जाता है, स्टेपिस। आपको सबको पता है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइए, आंसर बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबका आने लगा है आंसर। आंसर देख लीजिए, वो है असम। ठीक है, एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ पर है, असम में। असम के कहाँ पर, डिगबोई में। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल निकाला गया था, वो है 1904 ईस्वी में। असम के डिगबोई में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में तेल निकाला गया था और एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये। ठीक है, और विश्व में जो सबसे प्रथम तेल का कुआँ खोदा गया था वो कहाँ खोदा गया था दोस्तों, यूएसए में। ठीक है, विश्व का जो सबसे पहला खोदा गया था वो आपका यूएसए में खोदा गया था, विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। बैडमिंटन खेलते समय जो जाल, जो नेट लगाया जाता है, उस नेट की ऊंचाई कितनी होती है, केंद्र में, बीच में कितना होता है उसका ऊंचाई, आपको बताना। तो वो कितना होता है दोस्तों। चलिए सही है, आंसर देते रहिए आप लोग फटाफट। चलिए सही है,
वो कितना होता है 5 फुट। ठीक है, 5 फुट का होता है। कितने हो चाहिए 5 फीट का। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देख लीजिए आंसर, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है कहाँ का है दोस्तों, यूएसए की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सबको पता है इस चीज़ का। और विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को ही माना जाता है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, बिल गेट्स, जो कि जो है सबसे टॉप में भी चलते हैं, मतलब 1 to 5 के अंदर ही हमेशा रहते हैं, सबसे धनी व्यक्ति में, विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं बिल गेट्स। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है, इस चीज़ को भी आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया जाता है। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया जाता है, इसको आपको बताना है। कौन सा नेता ने ऐसा अपनाया था सबसे पहले। चलिए ठीक है, आंसर देते जाइए देते जाइए। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए। वो नेता का नाम क्या है दोस्तों, व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट। ठीक है, व्लादिमीर द ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है। भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, जो कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, आंसर देखिए अब आप लोग। एप्पल। वो क्या है दोस्तों, उस उपग्रह का नाम क्या है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, आपका एप्पल नाम है, जो कि सबसे पहले नहीं 1981 में जो है इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह था। ठीक है, पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, एप्पल। ठीक है, एप्पल किस तरह का उपग्रह है, वो आपका दूरसंचार, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका उपग्रह है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी। दक्षिण कोरिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये भी आप बता सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा। 2013 में भले चुनी गई थी, लेकिन सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी दक्षिण कोरिया में, उनका नाम क्या है। चलिए आंसर देखिए, ये है आपका पार्क ग्यून है। ठीक है, पार्क ग्यून है, ये आपके क्या है, दक्षिण कोरिया में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई थी। ओके, सही है। तो चलिए बताइए कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के सीमा के बीच जो रेखा बॉर्डर दिया गया है, सीमा रेखा खींचा गया है, उसका नाम क्या है। चलिए बिल्कुल सही, बहुत लोग बोल रहे हैं 38 पैरेलल लाइंस। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच खींचा गया एक लाइन है, सीमा बॉर्डर है। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं, यहाँ पर जो आपका जो गलत है उस चीज़ को आपको भरना है। कौन सा असत्य है, क्या नहीं हो सकता है, गलत वाला भरना है कि गलत कौन सा है। एक ही ऑप्शन गलत है, बाकी की सब सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, देख लीजिए आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये बिल्कुल असत्य है, मतलब ये चीज़ नहीं हो सकता है। ध्वनि तरंगे कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होता है, वो क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। ठीक है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, चलिए, और सबसे ज़्यादा आपको पता होगा ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में। ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में। चलिए अगला क्वेश्चन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा एंटीबायोटिक खोजा था, बहुत ही ईजी है, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आया था। चलिए वह क्या है आपका, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने 1928 में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1902 में जो है सबसे पहले विद्युतीय एयर कंडीशनर, जिसको एसी बोला जाता है, इसका आविष्कार किया गया था और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1902 में आविष्कार हुआ है। बताइए बताइए। बहुत लोग होमवर्क करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग होमवर्क करके आते हैं तो, क्योंकि आप लोग का जवाब जब सही सही होता है, उटपटांग नहीं होता है, तो अच्छा लगता है और क्या। और जैसे जैसे आप होमवर्क करेंगे और यहाँ पर आप रिपीट करेंगे ना उस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फिर आप किताब में जब सेट बनाएंगे तब आपको क्या होगा, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत कम बोलेंगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बोलने लायक होगा, बाकी सबको याद रहेगा आप। चलिए आंसर देख लीजिए, वो है ब्लिस कैरियर। ठीक है, ब्लिस कैरियर के द्वारा जो है 1902 में जो है एसी का आविष्कार किया गया था और सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ओके, और एसी का जो तापमान होता है दोस्तों, वो सही हो इसके लिए रखा जाता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, इतना ही के बीच में रखा जाता है। सही तापमान आपका एसी का वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए थे? मतलब केरल में एक स्वास्थ्य मुद्दों पर जो है कोई प्रचार कर रहा था, उस समय जो है कोई कीटनाशक, वो कौन सा कीटनाशक था जिसके कारण वो प्रचार किया जा रहा था? निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार में पड़ा था और उसमें सबसे पहले मीडिया के नज़र में आया था वो चीज़, तो क्या था? मीडिया के नज़र में आया था सबसे पहले वो कौन सा था कीटनाशक जिसका हानिकारक प्रभाव केरल स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए थे? केरल स्वास्थ्य मुद्दों पर जब प्रचार किया जा रहा था तो वो कौन सा कीटनाशक था जिसका हानिकारक प्रभाव पड़ा था केरल स्वास्थ्य मुद्दों पर? आंसर देखिए आप लोग, उसका नाम है एडोसल्फान। एडोसल्फान, ठीक है, नाम क्या है? एडोसल्फान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक वर्ड है जिसका नाम है मांच। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखिए, वो है मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, मांच जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोला जाता है? जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? चलिए बताइए, आंसर बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उपराज्यपाल। जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपका ऊपर यहाँ पर होते हैं केंद्र शासित राज्यों में, जैसे दिल्ली में है, जैसे जम्मू कश्मीर में है, जैसे लद्दाख में है, जिस तरह से है, जहाँ पर भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल जो है प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख। चलिए अगला क्वेश्चन में, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और सबको अपना स्कोर नोट डाउन करके रखें, हम अपना सबका स्कोर देखना चाहते हैं। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? जितने भी विलुप्त हो रहे प्रजाति हैं और वो जो है आपका सुरक्षा के लिए, उसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाके रखते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? चलिए आंसर देखिए, ये है आपका XC2, उसका नाम है XC2 बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, XC2 बोला जाता है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना देर तक बने रहें हमारी क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सभी अपना स्कोर नोट डाउन कराएं फटाफट। चलिए फटाफट आप अपना स्कोर दिखाएं, किसका कितना नंबर आया है। चलिए फटाफट आप अपना स्कोर बता दें, सबको अपना स्कोर टाइप कर दें, स्कोर।
चलिए बिल्कुल सही, बहुत लोगों का बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। जिनका भी 30-30 नंबर आ रहा है बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है, और इसी तरह होमवर्क करते रहें, हमेशा 30 में 30 लाते रहें। रिवीजन एक बार आप अपने से पढ़ते हैं, दूसरा बार यहाँ आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग होमवर्क ज़रूर करें। होमवर्क करके आएंगे, पढ़ने में ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 30 क्वेश्चन ही पूछते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हो सकता है 10 तो भूल गए, इसलिए कम कम क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप लोग को याद भी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच।